हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है। ये सिर्फ फीमेल्स में मिलता है। इस डिजीज़ में क्या होता है, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, उनकी जो सेल्स होती हैं, अगर वो यूट्रस के अलावा पूरी बॉडी में अगर कहीं भी पाई जाती हैं एक्टोपिक साइट्स पे, तो उसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये डिज़ीज़ मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही रेयर होती है। ये फीमेल्स में देखने को मिलती है। मोस्टली यंग एज ग्रुप जो होता है 20 टू 30 ईयर्स, उन फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। और ज़्यादातर ये 20 ईयर्स से 25 ईयर्स के बीच में जो फीमेल्स होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है, वो अगर नॉर्मल साइट के अलावा, यानी यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल इंटरनल लाइनिंग है, उसके अलावा बॉडी में कहीं मिलता है, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली आज जो हम लोग जानेंगे वो सिर्फ ये जानेंगे जो जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट है, यानी यूरोलॉजी से रिलेटेड जो बाकी ऑर्गन्स है, उनमें अगर एंडोमेट्रियोसिस होता है तो हम उसको कैसे डायग्नोस करते हैं, उनके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, और उसका क्या ट्रीटमेंट हमारे पास अभी अवेलेबल है, क्या क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये चीज़ आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो एंडोमेट्रियोसिस जो होता है, अगर किसी और साइट पे होता है एंडोमेट्रियम के अलावा, तो वहाँ पे वो कई तरीके के इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर वो किसी ल्यूमेन के अंदर है, किसी लाइनिंग में है, तो वो वहाँ पे जब भी मेंस्ट्रुएशन होगा फीमेल्स का, उस टाइम पीरियड्स में जैसे एंडोमेट्रियम या यूट्रस से ब्लड आता है, ठीक वैसे ही वो जहाँ भी उस बॉडी में जिस भी साइड पे होगा, वहाँ से ब्लड निकलेगा एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होने की वजह से। दूसरा ये कि अगर वो किसी स्ट्रक्चर के आसपास है, उसके अराउंड है, तो एक प्रेशर इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है जिसके अराउंड वो एंडोमेट्रियल टिश्यू एक्टोपिक साइट पे है, वो वहाँ से कंप्रेस होता है। और कंप्रेशन की वजह से डिफरेंट टाइप के जो सिम्टम्स आते हैं, वो मोस्टली कंप्रेशन की वजह से आते हैं। तो जो जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, उसमें सिर्फ 1 to 2% केसेस जो होते हैं पूरी बॉडी में एंडोमेट्रियम के, वो पाए जाते हैं। क्योंकि जो एंडोमेट्रियोसिस होता है मेनली वो जेनाइटल डिजीज़ है, यानी कि ओवरी में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। जो ब्रॉड यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होता है, वहाँ पे पाया जाता है। और जो ये हमारा कल्डिसैक होता है फीमेल्स में, वहाँ पे पाया जाता है। लेकिन अगर जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट या यूरिन ट्रैक्ट में बात करें, तो ये बहुत ही कम देखा जाता है। 1 से 2% केसेस ही होते हैं। लेकिन जो वो 1 से 2% केसेस होते हैं, उनमें से लगभग 70 to 80% केसेस में ये ब्लैडर में होता है, यानी पेशाब की थैली में। और 20% जो 15 से 20% केसेस होते हैं, उसमें ये यूरेटर में, यानी कि जो किडनी को पेशाब की थैली से नली जोड़ती है, उसमें पाया जाता है या उसके अराउंड पाया जाता है। किडनी और यूरेथ्रा में ये बहुत ही कम देखने को मिलता है या रेयर है। तो जो यूरेटर में होता है एंडोमेट्रियोसिस, वो 2 तरीके का हो सकता है। एक इंट्रिंसिक हो सकता है, एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब है कि जो यूरेटर की इंटरनल लाइनिंग है, म्यूकोसल लाइनिंग है, या फिर वॉल में जो कि ओपन हो रहा हो यूरेटर के ल्यूमेन में, तो वहाँ पे अगर मिलता है एंडोमेट्रियोसिस, तो उसको इंट्रिंसिक एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। लेकिन अगर यही एंडोमेट्रियोसिस यूरेटर के बाहर मिलता है, रेट्रोपेरिटोनियम में होता है, जिसकी वजह से यूरेटर कंप्रेस हो रहा है या उस पर कोई प्रेशर इफेक्ट आ रहा है, तो उसको एक्सट्रिंसिक एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। उसी तरीके से ब्लैडर में मिल सकता है। तो मोस्टली ब्लैडर में ये डोम वाला जो पार्ट होता है, ऊपर की वाला, उस पार्ट में ज़्यादा एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिलता है। और यूरेथ्रा और किडनी में बहुत ही रेयर होता है। तो इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं? जो साइन और सिम्टम्स होते हैं, तो मोस्टली साइक्लिकल पेन होता है। साइक्लिकल पेन का मतलब है जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, तो उस टाइम पे फीमेल्स को पेन होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये कोइंसाइड करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कोरिलेट करता है। और जब मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल्स में, उसी टाइम पे पेशेंट को पेन होता है जहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस की साइट होती है। तो मोस्टली लोअर एब्डोमिनल या सुप्राप्यूबिक एरिया में जो होता है वो पेन होता है। साइक्लिकल हीमेचूरिया हो सकता है अगर ब्लैडर में है, या इंट्रिंसिक है यूरेटर में। तो जब भी पीरियड्स होंगे, पीरियड में जैसे ब्लड हमारे यूट्रस में निकलता है, उसी तरीके से ये ब्लैडर या यूरेटर में ब्लड निकलेगा इससे, और वो यूरिन में मिक्स होकर के बाहर आ सकता है। रेड कलर की यूरिन आ सकती है और हीमेचूरिया हो सकता है। मे बी पेशेंट एनीमिक हो सकता है हीमेचूरिया की वजह से। उसको यूटीआई के सिम्टम्स हो सकते हैं, बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि एक ही एक्टोपिक टिश्यू है, एक फॉरेन बॉडी है, तो यहाँ पे अलग तरीके का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा लॉन्च करते हैं, या कैल्सिफिकेशन हो सकता है। तो उस केस में यहाँ पे यूटीआई के साथ भी पेशेंट ओपीडी में आ सकता है, जो फीमेल पेशेंट होगी, यंग फीमेल। उसके बाद साथ में उसको डिस्यूरिया हो सकता है, पेन हो सकता है यूरिन पास करते टाइम। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं मेनली एंडोमेट्रियोसिस के होते हैं। लेकिन ये सिम्टम कोई फिक्स नहीं है, किसी को कोई सिम्टम आता है, किसी को कोई सिम्टम आता है। तो ये सिम्टम्स कोई भी सिम्टम सारे फिक्स नहीं है। तो एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? तो एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस बनाने के लिए
जो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो वर्कअप में गायनी ओपीडी में या फिर यूरोलॉजी ओपीडी में जिसको कि पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस जो है कंफर्म हो चुका है, डायग्नोस हो चुका है, तो उसमें अपर ट्रैक्ट का इवेल्यूएशन हमेशा कराते हैं। अपर ट्रैक्ट का क्या मतलब है? यूरेटर और किडनी का। उसमें क्योंकि मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जिनमें पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस होती है उनमें अपर ट्रैक्ट में भी चेंजेस होते हैं, डायलेट होता है, हो सकता है कि पेशेंट धीरे धीरे रीनल फेलियर में जा रहा हो। तो जो मोस्टली ये हमारा एक्सट्रिंसिक एंडोमेट्रियोसिस होता है यूरेटर के अराउंड, उसमें वो साइलेंट एंडोमेट्रियोसिस भी कहते हैं, क्योंकि मोर देन 1/3 ऑफ द पेशेंट जो होते हैं वो साइलेंटली रीनल फेलियर में जा रहे होते हैं। कंप्रेशन की वजह से धीरे धीरे वो ल्यूमेन क्लोज हो रहा होता है बाहर से प्रेशर की वजह से, और यूरिन ऊपर रुक रही होती है, जिसकी वजह से किडनी धीरे धीरे खराब हो रही है। तो इसलिए ये जाँच कराना बहुत ज़रूरी है कि ऊपर के ट्रैक्ट में क्या हाल है एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एक तो सिस्टोस्कोपी करके देख सकते हैं, अगर ब्लैडर में कोई टिश्यू है तो उस हिसाब से डायग्नोसिस बन जाएगी। दूसरा यूरेट्रोस्कोपी करके देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम एक रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी करके डाई डाल के देख सकते हैं सिस्टोस्कोपी के द्वारा कि ऊपर कोई फिलिंग डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है या कोई टिश्यू मास तो नहीं है जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। उसके बाद हम सीटी यूरोग्राम भी कर सकते हैं, एक डाई डाल करके उससे सीटी कर सकते हैं। उससे एक तो ये पता चल जाएगा किडनी में फंक्शंस वगैरह है, यूरिन नीचे जा रहा है कि नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन फंक्शनल या फिर ऑर्गेनिक कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, ये सारी चीज़ सीटी यूरोग्राम में पता चल जाती है। एमआरआई भी करा सकते हैं। एमआरआई मोस्टली जो डीप पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस होता है या फिर जो एक्सट्रिंसिक एंडोमेट्रियोसिस होता है उन केसेस में ज़्यादा हेल्पफुल होता है डायग्नोसिस करने के लिए। तो एमआरआई भी एक ऑप्शन होता है जो कि हम लोग एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में करा सकते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पेशेंट की एज क्या है, मैरिड है कि अनमैरिड है पेशेंट, उसके बाद उसको फैमिली प्लानिंग कैसा है उसकी, ये भी उसको बच्चे करने हैं या फिर नहीं करने हैं, फैमिली प्लान हो चुकी है, फैमिली कंप्लीट है, उस हिसाब से हम फिर डायग्नोसिस बना करके पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है यंग एज का है, 20 या 25 ईयर्स का है, जिसमें अभी शादी होनी है उसकी या फिर अभी नई नई शादी हुई है, उसको भी फैमिली प्लानिंग करनी है, या फिर उसका माइल्ड से मिनिमल हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी अपर ट्रैक्ट में सूजन जो है वो बहुत कम है, हाइड्रोनेफ्रोसिस बहुत कम है, या फिर उसको सिम्टम्स बहुत कम है, तो उस केस में हम हार्मोनल थेरेपी पे पहले पेशेंट को डाल करके देखते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं। हार्मोनल थेरेपी में हम GnRH एनालॉग्स देते हैं, जिसकी वजह से ओवरी का जो होता है वो एब्लेजन हो जाता है। ओवेरियन एब्लेजन की वजह से ये मेडिकल, एक तरीके से मेडिकल कैस्ट्रेशन टाइप का हो जाता है। तो उसमें ये एंडोमेट्रियोसिस के जो सिम्टम्स होते हैं, पहले तो वो टिश्यू श्रिंक कर जाएगा जो भी एंडोमेट्रियम का होगा, उसके सिम्टम्स भी चले जाएंगे, हो सकता है कि जड़ से ही ये बीमारी मिट जाए। अगर पेशेंट अभी यंग एज में है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा हीमेचूरिया हो रहा है, या फिर जो अपर ट्रैक्ट है उसमें मॉडरेट टू हाई हाइड्रोनेफ्रोसिस है, बहुत ज़्यादा सूजन है, तो उसमें हम लोग दो तरीके से प्लान कर सकते हैं। पेशेंट से पूछेंगे, अगर उसको आगे फैमिली प्लान करनी है तो उससे बोलेंगे जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली प्लान कर लो, और मीनवाइल जब तक उसको फैमिली प्लान करनी है तब तक एक तो उसको एब्लेजन थोड़ा बहुत एंडोस्कोपिक कर सकते हैं, दूरबीन से जला सकते हैं वो टिश्यू जितना भी जल सकता है, और वहाँ पे अगर यूरेटर में कंप्रेशन हो रहा है या फिर यूरेटर से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वहाँ पे एक डीजे स्टेंट डाल करके छोड़ सकते हैं, और डीजे स्टेंट चेंज करते रहेंगे जब तक कि पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई और उसका डिलीवरी हो गया, बच्चा हो गया, तब तक हम ये सारा चेंजेस करते रहते हैं। किसी किसी पेशेंट में इसी प्रोसीजर से ही एंडोमेट्रियोसिस ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में इसके बाद कुछ रेडिकल अप्रोच भी अपनानी पड़ती है, तो वो फिर हम आगे जब उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, बच्चा ठीक रहता है, तो आगे पेशेंट की कंसेंट लेकर के उसका यूट्रस और ओवरीज दोनों हम निकाल सकते हैं, जिसमें कि हिस्टेक्टमी और बायलेटरल सेल्पिंजोओफ्रेक्टमी हम लोग कर सकते हैं। अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है तो हम लोग डायरेक्टली इस प्रोसीजर पे जा सकते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर पे, तो उसको हिस्टेक्टमी और सेल्पिंजोओफ्रेक्टमी हम लोग उसी टाइम पे कर सकते हैं पेशेंट को, और साथ ही साथ हार्मोनल थेरेपी पे भी उसको डाल सकते हैं। तो ये रहा एंडोमेट्रियोसिस का आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर हम लोग कुछ नई चीज़ डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय।